ट्रंप ने जब से टैरिफ वाली तलवार भांजनी शुरू की है, तब से दुनिया गहरी आशंकाओं से घिरी हुई। क्या आज नहीं तो कल ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के खिलाफ एक तगड़ी लामबंदी का होना तय है? जो ट्रंप कुछ महीने पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की सरेआम बेइज्जती कर रहे थे, अब वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन से चिढ़े बैठे। मतलब हाल वही बना हुआ है कि ट्रंप सुबह कुछ, दोपहर कुछ, रात में कुछ। पुतिन से वो ऐसा भड़के हैं कि उन पर बोन क्रशिंग सैंक्शंस लगाने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन बात इतनी भर नहीं है। अब तो ट्रंप धमका रहे हैं कि जो देश रूस से तेल खरीद रहे हैं उन पर भी 100% का टैरिफ लगा दूंगा। यही धमकी नेटो भी दे रहा है, आपने सुना ही होगा। अब देखिए कि इनडायरेक्टली ये धमकी है किसके लिए। भाई, रूस से कौन से बड़े देश तेल खरीद रहे हैं? एक तो भारत है, दूसरा चीन है। तो क्या जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड शिफ्ट होने जा रहा है? क्या ट्रंप के टैरिफ फ्यूडलिज्म से निपटने की कुंजी भारत और मोदी के पास है? एक महीने पहले यानी जून में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने रूस, भारत और चीन त्रिपक्षीय वार्ता जल्द शुरू होने की बात कही थी। और अभी भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ बैठक में बीजिंग पहुंचे थे। जिनपिंग से उनकी मुलाकात हुई थी। दुनिया की नजर और खासकर अमेरिका की नजर इस मुलाकात पर तो थी, और यहां से निकली बातों का कूटनीतिक अर्थ भी समझने की कोशिश दुनिया करेगी। तो ट्रंप के बदले मिजाज के बीच तीन बड़ी शक्तियों के रिश्तों में क्या वाकई कुछ ऐतिहासिक होने वाला है? ऐसा बदलाव जो कि अमेरिका के टैरिफ वाली दादागिरी का काउंटर हो सकता है क्या? आज एक्स्ट्रा क्लास में चैप्टर इसी जियोपॉलिटिक्स पर। क्या सच में भारत, रूस और चीन एक साथ आने वाले हैं या आ सकते हैं? एक रिपोर्ट देखिए। पूरी दुनिया में हड़कंप है। दुनिया की मीडिया ग्लोबल साउथ के दो देशों के बीच की हर एक डिप्लोमेटिक मूव पर नजरें गड़ाए हुए हैं। ये देश हैं भारत और चीन। सवाल ये है कि क्या मोदी चीन के करीब जा रहे हैं? क्या चीन के साथ भारत के संबंध 2020 से पहले की स्थिति में पहुंच रहे हैं? क्या ग्लोबल साउथ में बन रहा एक नया कॉम्बिनेशन सो कॉल्ड एलीट वर्ल्ड की नींद उड़ाने वाला है? अभी राष्ट्रपति श्री के साथ मेरा मिलना हुआ, उसके बाद सीमा पर जो चीजें थी उसमें नॉर्मल से आ चुकी हैं। 2020 के पहले की स्थिति में हम लोग अब काम कर रहे हैं। अब धीरे धीरे वो विश्वास और वो उत्साह और उमंग और ऊर्जा वापस आ जाए, वो उसको एक थोड़ा समय लगेगा कि बीच में 5 साल का अंतराल गया है। हमारा साथ होना ना सिर्फ बेनिफिशियल है बल्कि ग्लोबल स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए भी जरूरी है। करीब 4 महीने पहले पीएम मोदी ने भारत चीन संबंधों पर बड़े विस्तार से बात की थी। इसी दौरान दोनों देशों के बीच सामान्य हो रहे संबंधों का जिक्र भी पीएम मोदी ने किया था। जाहिर है इससे पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और नेटो देशों का चिढ़ना लाजमी है, क्योंकि अगर भारत, चीन, रूस एक साथ आए तो ये ट्रायो यानी तिकड़ी दुनिया पर पश्चिमी देशों की मोनोपोली या अधिनायकवाद की मुग्धता को तोड़ देगी। तो क्या यही वजह है कि ट्रंप से लेकर नेटो के चीफ तक रूस के साथ मित्रता और ऑयल ट्रेड पर भारत और चीन को धमकी दे रहे हैं? If you were the president of China or the prime minister of India or the president of Brazil and you are still trading with the Russians and getting the oil and the gas in, and you sometimes even resell it for a higher price, know that if this guy in Moscow doesn't get serious about peace talks, I will slam secondary sanctions on you of 100%. एक तो पहले से ही पश्चिम पस्त है, खस्ताहाल इकोनॉमी ने उसकी बेचैनी बढ़ाई हुई है। ऊपर से दुनिया को कंट्रोल करने की सनक उसकी बेचैनी को कई गुना बढ़ा रही है, क्योंकि सच ये है कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। जो दुनिया कभी 2 ध्रुवीय हुआ करती थी, अब भारत और चीन जैसी अर्थव्यवस्थाओं के उदय के साथ दुनिया का पावर सेंटर तेजी से ग्लोबल साउथ की तरफ शिफ्ट कर रहा है। दुनिया की चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, तो चीन दुनिया की दूसरे नंबर की इकोनॉमी है।
अमेरिका और यूरोपीय देशों की टेंशन उनकी कल्पना में घूमते इसी कॉम्बिनेशन के डर ने बढ़ा रखी है। वैसे भी पीएम मोदी ये बात हमेशा से कहते रहे हैं कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति रखता है और वो न तो अमेरिका के असर में अपनी नीति बदल सकता है, ना ही नेटो देशों के असर में। लिहाजा जब नेटो चीफ ने रूस से ट्रेड करने पर भारत, चीन और ब्राजील को धमकाया तो भारत ने अपना पक्ष रखते दो टूक जवाब दे दिया। Securing energy needs of our people is understandably an overriding priority for us. We would particularly caution against any double standards on the matter. जिस तरह से ट्रम्प टैरिफ टूल लेकर दुनिया के देशों को धमकाने और अमेरिकी हितों में उन्हें झुकाने में लगे हैं, ऐसी स्थिति पिछले कई दशकों में देखने को नहीं मिली थी। इन परिस्थितियों ने और पाकिस्तान के साथ बढ़ते ट्रम्प के प्रेम ने भारत को ट्रम्प के ऊपर अविश्वास की कई वजहें दी हैं। तो एक तरफ अमेरिका में ट्रम्प टैरिफ के जोर पर दुनिया को धमकाने में लगे। ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि दुनिया के बाकी देश अपना हित छोड़कर अमेरिकी हितों पर ध्यान दें। दूसरी तरफ पीएम मोदी हैं जिनका सूत्र चाहे देश के भीतर हो या बाहर एक है कि सब मिलकर चलें और सबका हित सधे। पर क्या ये इतना आसान है? क्योंकि नए भारत की विदेश नीति स्वतंत्र रही है, वो किसी गुट का हिस्सा नहीं बनना चाहता। हाँ, ये अलग बात है कि मोदी की नीति संबंधों में ईमानदारी और पारदर्शिता की रही है। दोस्त के साथ हर हाल में खड़ा रहना है, लेकिन अगर कहीं गलत हो रहा है तो खुलकर गलती के बारे में कहना भी। यही वजह है कि मोदी की विदेश नीति पर दुनिया के ज्यादातर देश भरोसा करते हैं। जबकि ट्रम्प का हाल क्या है, ये किसी से छुपा नहीं है। कल तक जो ट्रम्प पाकिस्तान को धमकाते थे, आतंकी देश बताते थे, अब उसी के प्रेम में गोते लगा रहे हैं। हद तो यह है कि इसके बावजूद ट्रम्प पुतिन को कहते हैं कि वो सुबह शांति की बात करते हैं, रात में यूक्रेन पर मिसाइलें गिराते हैं। भाई कभी अपने गिरेबा में भी झांक लो। ट्रम्प और मोदी की नीति में सबसे बड़ा अंतर यही है। मोदी ने अगर रूस से ऑयल खरीदकर उसकी इकोनॉमी में मदद की तो ये भी किया कि यूक्रेन के साथ वॉर में हमेशा पुतिन को खुले मन से कहते रहे कि ये समय युद्ध का नहीं। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों भारत, चीन और रूस के बीच के संबंधों को लेकर अचानक तथाकथित फर्स्ट वर्ल्ड इतना व्यग्र दिख रहा है। तो इसकी वजह है रूस के साथ भारत और चीन दोनों के करीबी संबंध। क्योंकि दुनिया में सैन्य शक्ति के पैरामीटर पर अमेरिका, रूस, चीन और भारत सबसे शक्तिशाली देशों में से हैं। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट 2025 के मुताबिक सैन्य शक्ति के पैरामीटर पर पहले नंबर पर अमेरिका है, रूस दूसरे नंबर पर, चीन और भारत तीसरे और चौथे नंबर पर है। रूस, भारत और चीन के ट्रायो कॉम्बिनेशन से सो कॉल्ड एलीट वर्ल्ड की नींद इसलिए उड़ जाती है क्योंकि दुनिया की तीन बड़ी सैन्य शक्तियों का गठजोड़ अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिम के पावर सेंटर को सीधी चुनौती देने का दमखम रखता है। रूस हमेशा से ये बात कहता रहा है कि अमेरिका और यूरोप अपनी पावर बनाए रखने के लिए फूट डालो, राज करो की नीति अपनाते हैं। What is happening right now in the Asia-Pacific region, the West has begun to call it the Indo-Pacific region in order to give its policy a clear anti-Chinese direction, hoping to thereby additionally gain the opportunity to pit our great friends and neighbors, India and China, against each other. Recently, President Putin recalled that it's simply a divide and rule policy. ट्रंप के एग्रेसिव टैरिफ वॉर के माहौल में चीन और भारत के सामान्य होते संबंध क्या कोई संकेत दे रहे हैं? क्योंकि खबर ये भी है कि पीएम मोदी सितंबर में चीन जा सकते हैं। पिछले दिनों विदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में जब तियानजिन पहुंचे तो उनकी मुलाकात शी जिनपिंग से भी हुई। Stable and constructive ties between India and China are not only to our benefit, but that of the world as well. This is best done by handling relations on the basis of mutual respect, mutual interest, and mutual sensitivity. We have also earlier agreed that differences should not become disputes, nor should competition ever become conflict. On this foundation, we can continue to develop our ties along a positive trajectory. चीन और भारत के रिश्ते क्या मजबूत हो सकते हैं?
इस पर ईमानदारी से कहें तो जवाब ना ही मिलता है। भाई पुराना और नया दोनों एक्सपीरियंस देखकर तो यही लगता है। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से भारत और चीन ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए कदम बढ़ाए हैं, उसे कुछ एक्सपर्ट एक बेहतर शुरुआत मान रहे हैं। कहा जा रहा है कि बदलती जियोपॉलिटिक्स में भारत और चीन दोनों को एक दूसरे की जरूरत भी है। पुतिन तो बहुत पहले से भारत चीन रूस गठबंधन की हिमायत कर रहा है। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत जल्दबाजी होगी अगर दोनों देशों के बीच बातचीत के दौर को लेकर हम किसी फैसले तक पहुंचने की बात करते हैं। फिर भी एक जेस्चर दिख रहा है, बन रहा है, ये तो है। और खबरें ये भी हैं कि एस जयशंकर की चीन यात्रा के बाद पीएम मोदी भी एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए सितंबर में शायद चीन जा सकते हैं। जिनपिंग से उनकी द्विपक्षीय वार्ता भी हो सकती है। भारत चीन के बीच सकारात्मक बदलावों की शुरुआत हुई थी पिछले साल अक्टूबर महीने में, जब ब्रिक्स सम्मेलन से अलग पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। चीन भारत के साथ अपने संबंध सामान्य करना चाहता है। पिछले साल कजान में हुई पीएम मोदी और जिनपिंग की लंबे अरसे बाद करीब 1 घंटे की मुलाकात के बाद सीमा पर सकारात्मक परिणाम भी दिखे। 2024 से भारत और चीन के संबंध वापस सामान्य होते दिख रहे हैं। इसमें मोदी की डिप्लोमेसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी की उस लाइन की भूमिका अहम रही है जो 2020 के गलवान झड़प के बाद कहीं टूट गई थी। रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन से अलग दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच 1 घंटे चली वार्ता में कई पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले थे। उस समय चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने भारत के आधुनिकीकरण और विकास की चर्चा भी की थी। Mr. Prime Minister, it's my great pleasure to meet you in Kazan. It's the first time for us to have a formal meeting in 5 years' time. Both the people in our two countries and the international community are paying great attention to our meeting. China and India are both ancient civilizations, major developing countries, and important members of the global south. We are both at a crucial phase in our respective modernization endeavors. पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच हुई इस वार्ता से पहले जो बदलाव सीमा पर हुए उसमें खास ये था कि एलएसी पर पेट्रोलिंग पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी। डेप्सांग प्लेन्स और डेमचौक में भी भारत का पेट्रोलिंग अधिकार बहाल हुआ। बीते 4 साल में 17 राउंड की वर्किंग मैकेनिज्म की बातचीत और 21 राउंड के मिलिट्री डायलॉग के बाद डिसएंगेजमेंट हुआ और भारत को पेट्रोलिंग के अधिकार वापस मिले। ये मामला 2020 के संघर्ष से पहले का था। पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग त्सो के क्षेत्र में गलवान संघर्ष के बाद एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों की मिरर डिप्लॉयमेंट हुई थी, यानी बिल्कुल युद्ध की स्थिति बन गई थी। लेकिन आखिरकार सीमा पर भारत की दमदार आर्मी और कूटनीतिक प्रयासों के आगे चीन को झुकना ही पड़ा। एक्सेलेंसी, सीमा पर पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। अमेरिका और नाटो की बौखलाहट और बेचैनी एक इशारा तो कर ही रही है। वो ये कि सो कॉल्ड एलीट वर्ल्ड इस बात से परेशान है कि दुनिया तेजी से मल्टीपोलर यानी बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर जा रही है। मोदी इस बात को बहुत पहले से कहते रहे हैं कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। एक बात निश्चित है कि पूरा विश्व इस बात में कन्विंस है कि 21st सेंचुरी एशिया की है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हम एशिया के लोग इसे फील करते हैं या नहीं करते हैं। सिर्फ कान पे सुन कर के हमें खुशी हो रही है कि हमारे भीतर भी वो भाव जग रहा है कि यस, 21वीं सदी को एशिया की सदी बना के रहना है।
तो क्या चीन के साथ सामान्य होते रिश्ते और पीएम मोदी की चीन यात्रा को लेकर चलती खबरें वास्तव में दोनों देशों के ऐतिहासिक रूप से साथ आने के संकेत हैं? दरअसल इन संकेतों को खोजने के पीछे एक कॉमन वजह है जिससे भारत और चीन दोनों को जूझना पड़ रहा है, और ये है ट्रंप की टैरिफ वाली जंग, जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक बड़े उथल-पुथल वाली धारा में डाल दिया है। अगर पीएम मोदी सितंबर में एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं तो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक हो सकती है। Since our leaders' meeting in Kazan in October 2024, the India-China relationship has been gradually moving in a positive direction. Our responsibility is to maintain that momentum. विदेश नीति में कोई शाश्वत दुश्मन या दोस्त नहीं होता। मेन मुद्दा होता है दो देशों का परस्पर हित, लेकिन ट्रंप और नाटो देशों के साथ कंडीशन दूसरी है। वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका या फिर अपने हितों को देख रहे हैं। Here today because we believe that America's destiny is to dominate every industry and be the first in every technology, and that includes being the world's #1 superpower in artificial intelligence. And we are way ahead of China. I have to say, we're way ahead of China, and the plants are starting up, the construction is starting up. अगर ट्रंप अपने हितों के लिए दूसरे देशों पर दबाव बनाने और उनकी अर्थव्यवस्था को टारगेट करने की कोशिश करेंगे तो अपनी अलग राह तो पकड़नी पड़ेगी। इस मामले में पीएम मोदी का रुख एकदम स्पष्ट रहा है, जो भारत के हित में है सिर्फ वही सही। चीन के साथ भारत के संबंध वैसे तो बहुत भरोसे के नहीं रहे हैं, लेकिन बीते एक साल से दोनों देशों के बीच शुरू हुई बातचीत ने कुछ बेहतर संकेत तो दिए हैं, जिसमें कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली के साथ ही भारत चीन सीमा विवाद पर बातचीत और द्विपक्षीय यात्राओं वार्ताओं पर सहमति बनी है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर भारत और चीन के संबंध सामान्य और स्थायी हुए तो ये दोनों के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। आप अगर पुराने रिकॉर्ड देखेंगे, सदियों तक चीन और भारत एक दूसरे से सीखते रहे हैं और दोनों मिलकर के दुनिया की भलाई के लिए कोई न कोई कंट्रीब्यूट करते रहे। ग्लोबल पुराने जो रिकॉर्ड्स है कहते हैं कि दुनिया का जो जीडीपी का था उसका 50% से ज्यादा अकेले भारत और चीन का हुआ करता था। लेकिन क्या संस्कृति और पुरातन सिविलाइजेशन की डोर घोर वामपंथी विचारधारा वाले जिनपिंग के लिए कोई मायने रखती है? ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन जिनपिंग के मित्र और रूसी राष्ट्रपति पुतिन हमेशा से भारत और चीन की मित्रता के हिमायती रहे हैं। 1991 में यूएसएसआर के टूटने के बाद रूस की पावर कम हुई और एक तरह से अमेरिका सुपर पावर के रूप में स्थापित हुआ। अब ट्रंप किसी भी कीमत पर अमेरिकी दबदबे को बरकरार रखना चाहते हैं, और ये तभी मुमकिन है जब अमेरिका के मुकाबले कोई और समानांतर गुट खड़ा न हो। लेकिन अब स्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। दुनिया की 17.5% आबादी भारत में रहती है, जबकि चीन में 17.2% आबादी। अमेरिका में दुनिया की 4.2% आबादी रहती है और रूस में केवल 1.7%। यानी दुनिया की आबादी या कहें मैन पावर का 36% से ज्यादा हिस्सा तो सिर्फ इन 3 देशों में रहता है।